नमस्कार। आप क्या ऑन? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान का श्री गणेश किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी से एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है। देश भर में लाखों टोलियां संपर्क के लिए निकली हैं, निधि समर्पण के लिए, इस मंदिर के लिए। तो अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला है वो कैसा सिर्फ मंदिर नहीं है, राष्ट्र मंदिर है। उसकी क्या कल्पना है, उस अयोध्या को लेकर क्या कल्पना है, ये सारे विषय लेते हुए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की इतिहास कथा लेते हुए, उसके विभिन्न पड़ावों को लेते हुए, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर दोनों के एक कलेक्टर्स एडिशन संग्रहणीय अंक का आज विमोचन के लिए हम आए हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि देश के सबसे बड़े राज्य में, उस राज्य में जहाँ पावन अयोध्या नगरी है, और उस राज्य की कमान जिस आध्यात्मिक नेतृत्व के हाथ में है, आज हमारे साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इस अंक का विमोचन करेंगे। मैं आग्रह करूंगा योगी जी से कि हमारे इन अंकों को देखें, और इन अंकों में योगी जी का एक विशिष्ट साक्षात्कार भी है, और भी बहुत सारी जानकारी है, वो भी हम जानकारी देंगे। परंतु पहले विमोचन। अलग अलग हैं कि दोनों अलग अलग हैं, एक में 5 चीजें। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा रईस जी, पांचजन्य जो सत्य का उद्घोष है भारतीय पत्रकारिता में, जिसका 70 वर्ष की एक यात्रा है, उसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर एक शंख की प्रतिकृति। वाह, एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार ने ये बनाया। बजेगा नहीं, ये आचमन के लिए जो बनता है वो बच जाता है। हाँ हाँ, तो पानी डाल के सब। मैं एक वो वाला भी लेकर आऊंगा, वो वीडियो भी अच्छा होगा। साइड में रखें जी। मुख्यमंत्री जी, एक साक्षात्कार तो आपका इस अंक में हम सब देख ही रहे हैं, और आपने विस्तार से बात की, मंदिर की बात की, आंदोलन की बात की, अयोध्या की बात की। कुछ और प्रश्न जो सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, लोगों के मन मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, आज हम उस तरह की कुछ बातें करने के लिए बैठे हैं। मैं पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि अयोध्या जब ये शब्द आता है तो कुछ लोगों के लिए ये सियासत का मुद्दा बन जाता है, मगर एक देश का जनमानस है जिसके लिए सियासत नहीं, ये विरासत का मुद्दा है। अयोध्या के लिए आपकी कल्पना क्या है? अयोध्या भारत की राष्ट्रीयता की आस्था का केंद्र बिंदु है। जब हम भारत बोलते हैं प्राचीन सांस्कृतिक भारत और आज का राजनीतिक भारत, इन दोनों के केंद्र बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसलिए राम के बगैर भारत की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं तय की थी भगवान राम ने, आज से हजारों वर्ष पहले
उस कालखंड में जो भारत की सांस्कृतिक सीमाएं तय हुई थी वही आज भारत की राजनीतिक सीमा है। और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि राम हमारे लिए एक राष्ट्र पुरुष हैं, भारत के प्रतीक हैं, भारतीय आस्था के एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिनके लिए हर भारतीय जनमानस के मन में अगाध आस्था है। और मुझे लगता है इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, ये तो रामायण सीरियल ने साबित किया, सिद्ध कर दिया। आपने उस मेरा अगला प्रश्न था कि सपने का विस्तार क्या है, आपने इसे संक्षेप में उसको रेखांकित भी कर दिया। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। आक्रांताओं ने, आपने जिस सांस्कृतिक फैलाव की बात की, जिस मैप की बात की, जिस नक्शे की बात की, आक्रांताओं ने इसकी पहचान पर आघात किया था, जगहों के नाम बदल दिए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आपने फैजाबाद का नाम बदला, इसी तरह से एक इलाहाबाद, प्रयागराज आपने नाम किया। तो इसके पीछे क्या सोच थी और क्या आप कुछ और नाम बदलने वाले हैं? देखिए, फैजाबाद का वास्तविक नाम अयोध्या था और इलाहाबाद का भी वास्तविक नाम प्रयागराज ही था। किसी कालखंड में हमारे गौरव और गरिमा को ठेस पहुंचा करके अगर कोई नाम परिवर्तित हुए थे तो हमारा दायित्व बनता था कि हम समय रहते उसका परिमार्जन करें, और जब मौका मिला तो हम लोगों ने वो करके दिखाया है। क्योंकि ये नाम केवल नाम नहीं होता है, ये हमें आत्म गौरव की अनुभूति कराता है। उस आत्म गौरव के साथ हर भारतीय नागरिक अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मानक और कुछ आदर्श स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सके, इस दिशा से ये आवश्यक था। और हमारी सरकार ने ये आवश्यक समझा कि हमारी पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ जो नगर है, उस नगर निगम का, उस जनपद का और उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या ही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया अयोध्या के रूप में उसे जानती है, अयोध्या के रूप में से पहचानती है। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, तो अगर वह कमिश्नरी क्लिक करे तो अयोध्या ही आए, अगर वह जिला क्लिक करे तो अयोध्या आए, नगर क्लिक करे तो अयोध्या आए। तो अयोध्या के साथ वही स्मृतियां हमारी जुड़ी हुई हैं। फिर हमारी सप्तपुरियों में से अयोध्या एक है, अयोध्या एक है, पहली पुरी है अयोध्या, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, ऐसे ही प्रयागराज के बारे में था, दुनिया कुंभ के रूप में, संगम की पावन नगरी के रूप में अयोध्या प्रयागराज को जानती थी। एक कालखंड के दौरान ये नाम परिवर्तित हुए, लेकिन आज फिर से भारत जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है, तो हमें इस प्रक्रिया को भी थमने नहीं देना चाहिए, इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी प्रक्रिया का हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है। और आगे भी जहां आवश्यकता होगी, जो भारत के आत्मगौरव की अनुभूति कराने वाले कोई भी क्षण होंगे, कोई भी आयोजन होंगे, कोई भी कार्यक्रम होंगे और कोई भी नामकरण होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच हम लोगों के स्तर पर तो नहीं होगा। निश्चित ही। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आपने एक बहुत सूक्ष्म राजनीति में जो बदलाव आ रहा है उसे, उसकी ओर आपने इंगित किया कि भारतीय सम्मान की, संस्कृति की जब भी बात होगी तो उससे पीछे हटना, संकोच करना, ये वाली राजनीति खत्म हो रही है। तो जब ये बदलाव का क्षण आता है तो इसके साथ एक ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं, अथक परिश्रम करते हैं, एक पार्टी है जिसकी सदस्यता बहुत ज़्यादा देखी तो जिस समय अध्यक्षता उसकी कर रहे थे, अध्यक्ष थे
अमित शाह जी तो बहुत प्रवास कर रहे थे, गृह मंत्री खूब प्रवास करते हैं आजकल भी। और जो सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री को मैं पिछले जितने भी शेड्यूल्स में मैंने देखे आपके कार्यक्रम, कभी थका हुआ नहीं देखा। और इतना एक व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी समय निकालना, हर चीज के लिए ऊर्जा निकालना, इतनी ऊर्जा ये नेतृत्व तो लाता कहाँ से है? चाहे मैं इस देश में राजनीति के परिवर्तन के क्षण में इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? देखिए, ये तो लोकतंत्र की ऊर्जा है, जनता जनार्दन की ताकत है। जनता की भी ताकत है, जनार्दन की भी ताकत है। जनार्दन के तो भीतर। ये दोनों का सम्मिलित समन्वित रूप है। देखिए, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास विरासत, हमारी समृद्ध विरासत हमें किन किन मूल्यों और किन किन आदर्शों के साथ जोड़ती है। कभी हम उससे जोड़ करके तो देखें। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इसे न केवल समझा बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी स्थापित किया। और वह है योग की समृद्ध विरासत। आज दुनिया योग के पीछे भाग रही है, आयुर्वेद के पीछे भाग रही है। कोरोना ने आयुर्वेद का आभास सबको करा दिया है। जबकि मुझे बताइए, कौन ऐसा भारतीय परिवार है जिसके घर में भोजन में हल्दी उपयोग में ना आती हो? देखिए, हल्दी का कोई स्वाद नहीं, लेकिन हर भोजन में, हर सब्जी, हर दाल और हर खिचड़ी में हल्दी जरूर उपयोग होता है। अदरक है, या वे विभिन्न प्रकार के मसाले जो स्वाद नहीं, अगर व्यक्ति वैसे खाएगा तो बेस्वाद कर दें, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये हम लोग बहुत पहले से समझते रहे। हमारा एक एक रसोई इस बात को समझता है। लेकिन उस सब के बावजूद वह जो समृद्ध परंपरा है, काढ़ा हमारे यहाँ जनमानस बहुत पहले से पीता रहा है, उपयोग करता रहा है। तुलसी हर घर में पहले से ही पूज्य मानी गई है, उसके औषधीय गुणों के कारण। ऐसे ही बरगद है, पीपल है, आम है, नीम है, हर हिंदू परिवार अपने घर के सामने लगाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करता है, उसके आध्यात्मिक और औषधीय गुणों के कारण। इसलिए जो है, ये जो अनुभूति कराने वाले क्षण हैं, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत भी है। एक ऊर्जा का स्रोत आपने बताया संस्कृति से आता है, एक निजी जीवनचर्या से भी आता है। मैं राजनीति से हटके एक सवाल पूछता हूँ जीवन शैली के बारे में। आज युवा लाइफस्टाइल डिजीज इनका बहुत शिकार हो रहा है। तकनीक जैसे बढ़ी है, हमारे जीवन में आलस्य और प्रमाद भी आया है। तो जीवन शैली अगर हम जानना चाहें कि ना थकने वाले ये जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जीवन शैली कैसी है? कब सोते हैं, कब उठते हैं, खान पान में क्या परहेज रखते हैं? देखिए, नियमित और संयमित जीवन ही व्यक्ति को स्वस्थ और आरोग्यता की ओर ले जा सकता है। हम अपनी दिनचर्या को और उससे जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को अगर जोड़ के देखेंगे तो हम इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि दिन के 24 घंटे के हर प्रहर का एक महत्व है। उसका अपना आर्थिक महत्व भी है, उसका आध्यात्मिक महत्व भी है, उसका सामाजिक महत्व भी है, और उसका सार्वजनिक जीवन में भी उसका महत्व है। हर एक के लिए वे चीज़ें तय की गई हैं और मुझे लगता है हमें उसका पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, और मैं कम से कम इस बात पे विश्वास करता हूं कि मुझे कर्म पे विश्वास करना चाहिए। कर्म, निष्काम कर्म। हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, ईमानदारी पूर्ण प्रयास करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगेंगे, लेकिन तनाव से मुक्त भी रहेंगे। सफलता हमारे जीवन को कहीं प्रभावित नहीं करेगी।
और उस निष्काम कर्म भाव के साथ कार्य करते हुए हम प्रयास करते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए अगर नियमित रूप से दिन में वह काम करता, तो मेरा अनुमान है कि 17-18 घंटे वह ईमानदारी के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगा सकता है। और अगर हर व्यक्ति अपने कार्य को इतने घंटे सकारात्मक दिशा में लगाता है, इस समाज का हर व्यक्ति लगा सकता है और लगाता हो, तो मुझे लगता है कि भारत को भारत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, आध्यात्मिक विरासत हमारे पास है। भारत दुनिया की आर्थिक महाताकत के रूप में भी उभरने में सक्षम है और वो अवश्य अपने यशस्वी नेतृत्व के कारण उस स्थिति में जरूर जाएगा। इतना बड़ा राज्य है, आपकी इतनी व्यस्तताएं हैं, मगर इसके बाद भी आपके लिए जो मांग है, डिमांड है कि योगी जी की आवश्यकता है, यहाँ पर त्रिपुरा में, बंगाल में, भाग्यनगर, हैदराबाद में, हर जगह आपको बुलाया जाता है। एक युवाओं के बीच में एक रॉक स्टार जैसी छवि भी है। तो इस जनता के इस बुलावे को कैसे देखते हैं, संगठन की इस आवश्यकता को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग एक विचार परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, हर व्यक्ति उस वैचारिक अधिष्ठान के प्रति आस्था का भाव रखता है। हमारा वैचारिक अधिष्ठान की ये डिमांड है, ये मांग है, ये केवल योगी आदित्यनाथ की नहीं है। देश की जनता का टेस्ट क्या है, हमें इस चीज को समझना होगा और किस निष्ठा के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये इस पे निर्भर करता है। जहाँ उनको लगता है कि नहीं दिशा सही है तो डिमांड करते हैं, जहाँ उनको लगता है दिशा थोड़ी भी भटक गई है तो लोग ठुकरा भी देते हैं। हमें दोनों चीज़ याद रखना होगा। दोनों चीज़ याद रखना। और इसलिए ये वैचारिक अधिष्ठान के प्रति देश के आम जनमानस की आस्था को प्रदर्शित करता है कि जो भी उस वैचारिक अधिष्ठान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रख करके पूरी निष्ठा के साथ उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश के अंदर सम्मान प्राप्त पाएगा, और जो अपने देश के अंदर सम्मान प्राप्त करेगा वो दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त करेगा। आपने तो बिल्कुल मूल मंत्र बता दिया। आपने अधिष्ठान यानी नींव क्या है वो भी स्मरण रखना और निष्ठा ये भी स्मरण रखना। परंतु ये सब चीज़ें ठीक रखते हुए भी मैं एक बात देखता हूँ मीडिया में, मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जिसे योगी आदित्यनाथ के नाम से अपच रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके निशाने पर रहते हैं। फेक न्यूज़ जितनी फैलाई जाती हैं, इसके बारे में ये जो लगातार आघात करने का प्रयास होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिनके विषैले पाचन तंत्र को हम लोगों की एंटीबायोटिक्स नुकसान पहुंचाती है, तो उनको तो स्वाभाविक रूप से अपच होगा ही हमारे नाम से। वे लोग हमसे परहेज तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल योगी आदित्यनाथ को निशाना नहीं बनाया। वो लगातार 1947 के बाद से आप उठा करके देखिए, उन्होंने इस देश के वैचारिक अधिष्ठान पे प्रहार करने में कोई गुरेज नहीं की। उन्होंने 1962 में भी बड़ी बेशर्मी दिखाई थी, जब ये देश चीन से लड़ रहा था, अपने संप्रभुता के लिए लड़ रहा था, तब उनकी निष्ठाएं कहाँ थी? 1965 और 1971 में कहाँ थी? और जब भी देश के अंदर आंतरिक या बाह्य कोई संकट आया है, इनकी निष्ठाएं कहाँ होती हैं? आप उनको हर समय देख सकते हैं। तो मुझे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मगर बर्दाश्त करना पड़ रहा है कुछ लोगों को। और इससे बड़ी जो दिक्कत दिखती है कि बार बार रिएक्शंस आते हैं, कहते हैं योगी जी बड़े सख्त हैं। अब ये सख्ती भी और एक प्रशासक के तौर पर एक सख्ती भी, और भगवा को प्रशासक के तौर पर देखना, ये ज़्यादा अपच बढ़ाता है। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब मुख्यमंत्री बनाया यूपी का, तो इन्होंने मेरी नियुक्ति पे भी प्रश्न तब खड़े किए थे कि क्या एक भगवाधारी
क्या इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा? एक, तब भी इन्होंने मेरी क्षमता पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, और आज जब प्रदेश सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, अब इनको उसमें परहेज उस पे आपत्ति क्यों है? देखिए, जो प्रदेश के हित में होगा, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक होगा, उस प्रकार के कदम हमारी सरकार उठाएगी, और हम लोग उस प्रकार के कदम उठाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। आपने जो प्रशासन के मुद्दे अभी इंगित किए, मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ इसमें कि अभी एक त्रासदी आई, महामारी आई, और पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा था, मगर उस परेशानी से निपटने के लिए प्रतिबद्धता और उसका कारगर तरीके से प्रतिकार, ये दोनों अगर कसौटियों को देखें तो अंतर नहीं कर रहा, परंतु तुलना की बात अगर देखें तो एक राज्य है, वहाँ से आनंद विहार बस अड्डे पर एक रात में 2 लाख लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। एक केरल है जहाँ पर अपने राज्य के लोगों को ही अपने राज्य में केरल में घुसने नहीं दिया जा रहा, मगर केरल मॉडल की बात होती है, दिल्ली की बात होती है। इन दोनों के समकक्ष अगर सामने रख कर देखें तो उत्तर प्रदेश मॉडल उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोविड मैनेजमेंट में जितना काम किया है, मुझे लगता है कि WHO ने उसकी सराहना की है। टाइम मैगजीन में, हाँ, मैंने कहा ना, दुनिया ने उसको सराहा है, और सराहेगा भी क्यों नहीं भाई। 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, हमारे 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में जहाँ पे कि 40 लाख से अधिक माइग्रेंट लेबर आए, प्रवासी कामगार जिस प्रदेश में आए, हम लोग 14,000 से अधिक अपने बच्चों को कोटा से लेके आए। 15,000 प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में थे, जिन्हें हमें घर तक सुरक्षित हमने पहुंचाया लॉकडाउन के दौरान, और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक अलग अलग जनपदों में आए। जिस प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पूरक कहा जाता था, उस प्रदेश में इन 10 महीनों में कोरोना से 8,000 मौतें हुई। अमेरिका दुनिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अच्छा माना जाता है, उनके सामने हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। अमेरिका में कोरोना से इन 10 महीनों में 3,90,000 लोगों की मौत हुई है। 33 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, हमसे 9 करोड़ ज़्यादा है। वहाँ 33 करोड़ की आबादी में 3,90,000 मौतें। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में 8,000 मौतें। दूसरा, दिल्ली मॉडल, दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़, और 2.25 करोड़ की आबादी में उनके द्वारा दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूपी बिहार के तमाम कामगार और श्रमिकों को वहाँ से लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद भगाया। बाहर निकलने के लिए वहाँ के लोगों ने और राज्य से जुड़े हुए जो कुछ लोग थे, एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने लॉकडाउन को विफल करने के लिए जो षड्यंत्र किया था, बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस सब के बावजूद आप देखें कि दिल्ली में 10,000 से अधिक मौतें कोरोना से होती हैं 2.25 करोड़ की आबादी में, और उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़, और 24 करोड़ में 8,000 मौतें होती हैं। ऐसे देश के अंदर अन्य राज्यों से भी आप तुलना करके देखेंगे। हमने यहाँ काम किया, और मैं शुरू से इस बात को मानता हूँ कि कोई आपदा हो या दैनिक जीवन में कोई रिजल्ट देना हो, एक व्यक्ति नहीं करता, एक टीम रिजल्ट देती है। टीम वर्क, जो सम गच्छत्वम सम वदध्वम का वैदिक वाक्य है, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंदर पैदा करता है, उस टीम वर्क ने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि हम साथ मिल करके, साथ चल करके, साथ बोल करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और वह हम लोगों ने कोविड में भी अपनाया।
मंत्रिमंडल की टीम, अलग अलग टीमें पॉलिसी बनाती थी। हमारी टीम 11 अलग अलग विभागों के साथ बैठ करके उसको इम्प्लीमेंट करती थी। शासन स्तर पर काम होता था, जिले से भी सीधे हमारा संवाद था। एक एक जिले में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लेकर के हो, लॉजिस्टिक का लेकर के हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था को लेकर के हो, सर्विलांस, बेहतर सर्विलांस का मामला रहा हो, इन सबको हमने किया। टीकाकरण, देश के अंदर सर्वाधिक टीका यूपी लगा रहा है। 1.5 लाख से 2 लाख टीके प्रतिदिन लग रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी और उसका परिणाम भी सामने आए हैं। हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने में भी और उसको रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आपने एक राज्य के तौर पर इतना बढ़िया काम किया, तो जाहिर है मुख्यमंत्रियों में आपस में परस्पर संवाद भी होता होगा, आपकी आपस में भी चर्चा होती होगी। कभी ममता बनर्जी जी से बात हुई आपकी? देखिए, कोविड पे नहीं हुई, लेकिन सामान्य रूप से मीटिंग बैठकों में जाते हैं, मिलते हैं, तो बातचीत होती है। मेरी ममता जी से भी बातचीत होती है, सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत। आप बंगाल जाते हैं तब भी बात होती है? नहीं, बंगाल जाने पे तो स्वाभाविक रूप से बंगाल जाने पे नहीं भेंट हो पाती और बात नहीं हो पाती, लेकिन मीटिंग वगैरह कोई होती है, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है, मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन होता है, समिट होता है, तो उसमें हम लोग आपस में सभी लोग बातचीत करते हैं। आप बड़े लंबे समय बाद भाग्यनगर गए थे, हैदराबाद गए थे, संसद में लंबे समय रहे हैं। वहाँ के एक सांसद हैं, वो काफ़ी बयान भी देते हैं, भारत की पहचान को भी ललकारते हैं। उनसे कभी बात हुई आपकी? देखिए, पार्टी के एक चुनाव में मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। पार्टी की तरफ से मुझे एक वहाँ पे स्थानीय चुनाव में जाना पड़ा था। संसद के दौरान हम लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। स्वाभाविक रूप से वह जिस विचार प्रवाह का नेतृत्व करते हैं उसमें हमारे साथ उनका मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमारा फिर भी ये मानना है कि मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय निष्ठा पे हम लोगों को फिर भी प्रयास करना चाहिए कि उन्हें रास्ते पर लाने का हम प्रयास करें। और लोकतंत्र में जनता लोगों को रास्ते में ला देती है, अच्छों को ला देती है। क्योंकि आप याद करिए ना कि जो लोग राम भक्तों पे गोली चलाते थे, आज वे लोग भी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं। तो ये है कि यानी हम उस समय सही थे, हमारा आंदोलन सही था। तो ऐसे ही राष्ट्र के प्रति भी हमारा नजरिया है। हम जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कल ओवैसी जैसे लोगों को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ, वह गलत थे और जो भारत के प्रति, भारत माता के प्रति हम लोगों की निष्ठा है, वे भी इसके स्वर में स्वर मिलाते हुए दिखाई देंगे। आपने कहा कि जो गड़बड़ होती है तो जनता रास्ते पर ला देती है, जनता जिसे चुनती है वो चीज़ों को रास्ते पर ला देता है, पटरी पर ला देता है। उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ें बहुत होती हैं। देखिए, मुठभेड़ स्वाभाविक रूप से अगर कोई व्यक्ति पुलिस पे या निर्दोष लोगों पे गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रख करके तो नहीं बैठेगी। और देखिए, पुलिस उत्तर प्रदेश में दोनों रूप हम लोगों ने देखे हैं। देखिए, एक समय था जब पुलिस आगे भागती थी और पीछे से अपराधी दौड़ाते थे, और आज वह भी रूप है जब पुलिस सामने आती है तो अपराधी अपना रुख बदलता है, और अगर उसने कभी दुस्साहस करने का प्रयास किया तो फिर जोरदार भिड़ंतें भी होती हैं, और जोरदार भिड़ंतों के परिणाम भी बहुत जोरदार आते हैं जनता के सामने। आज प्रदेश में कहीं पलायन नहीं है। जो 15 वर्षों से कैराना, कांधला और 1 दर्जन भर कस्बों से व्यापक पैमाने पर पलायन हुआ था, वो नहीं, 3 वर्षों में वे सभी वापस अपने घरों में आ गए हैं, जो लोग छोड़ के जा चुके थे। और कहीं कोई पलायन नहीं कर सकता। हमें इस बात को देखना होगा, दंगा समस्या का समाधान नहीं हो सकता, चाहे इस पक्ष के मरे चाहे दूसरे पक्ष के मरे। नुकसान अंततः ये राष्ट्रीय क्षति होती है और नुकसान सभी को होता है।
इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को है, इसलिए वह भी इस चीज़ को मानता है कि नहीं साहब, सरकार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षित है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी, हर एक व्यक्ति को सम्मान की गारंटी, हर एक को योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। लेकिन हाँ, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, हम उसके तहत काम कर रहे हैं और उसको लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिन्हें उत्तर प्रदेश का ये मॉडल अच्छा नहीं लग रहा है तो वह हम पे उंगली उठाते हैं, कभी फेक न्यूज के माध्यम से, कभी पुलिस के साथ होने वाली मुठभेड़ों को फेक दिखा करके, और फिर अनेक प्रकार से उन्हें बदनाम करने का प्रयास इनके द्वारा होता है, क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। अपने निहित स्वार्थों के लिए वे लोग इस प्रकार का प्रयास करते हैं। कोई भी चीज़ फेक नहीं है, सभी कुछ ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार काम कर रही है। एक छोटा सा प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव का वर्ष आगे आने वाला है, अगला वर्ष। कुछ छोटे छोटे दल ताल ठोक रहे हैं, गठजोड़ बनाकर दाव आजमाना चाहते हैं, भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। आप इस सारी लामबंदी को, इन समीकरणों को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को और हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि अगर अपने अपने मैनिफेस्टो से हर व्यक्ति चुनाव लड़े, अच्छी बात है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें राजनीतिक मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का पालन करना होगा। हर व्यक्ति उसका पालन करे। चुनाव लड़ने के लिए हर व्यक्ति का स्वागत है। राजनीति में आज कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे स्वर हैं जिन्हें हिंदुस्तान की हिंदू पहचान, हिंदू विरासत, हिंदू संस्कृति, इस पूरी धरोहर से आपत्ति है। इन स्वरों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमें भारत की पहचान के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं देनी चाहिए। भारत की सनातन हिंदू धर्म संस्कृति ये भारत की पहचान है, और दुनिया के अंदर भारत अगर भारत के रूप में जाना जाता है, कोई भी नागरिक भारत का, उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उपासना विधि उसकी पहचान नहीं होती है। हिंदुत्व की यह राष्ट्रवादी जो विरासत है, यह भारत की न केवल आध्यात्मिक बल्कि राष्ट्रीय पहचान भी है, और दुनिया इसी रूप में उसे जानती है। यही कारण है कि भारत का नागरिक ही नहीं बल्कि बृहत्तर भारत का जो नागरिक है, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश का हो, यह नागरिक जब हज करने के लिए जाता है तो उसकी पहचान हिंदू होती है, न कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। अपनी उस हिंदू पहचान को जो वहाँ उसके रूप में, जिस पहचान जो वहाँ उसके साथ लगी हुई है, यहाँ पता नहीं क्यों हम संकोच करते हैं। हमें उस पहचान पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और गौरव की अनुभूति करने वाला व्यक्ति ही शान के साथ और सम्मान के साथ जी सकता है, आगे बढ़ सकता है। जिसको अपनी विरासत और अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री जी, आपने अपने अतिव्यस्त कार्यक्रम में से पांचजन्य के लिए समय निकाला, और न केवल एक बार समय निकाला अपितु 2 बार। ये जो कलेक्टर्स एडिशन है, इसके लिए आपने 2 बार समय निकाला, साक्षात्कार के लिए हमें विस्तृत समय दिया, और जिस विरासत की, जिस गर्व की आपने बात की, मुझे लगता है कि जो जिन लाखों परिवारों तक ये अंक पहुंचेगा, उन तक ये संदेश भी पहुंचेगा। राम केवल प्रतीक नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, ये संदेश भी पहुंचेगा। अपनी विरासत पर गर्व करने के कारण भी पहुंचेंगे, और ये संघर्ष कैसा था इसकी पूरी एक कहानी भी वो हमारी आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी। आज आपने हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।